Hello friends, myself Dr. Amit Prajapati. I am a critical care specialist at Selby Hospital, Ahmedabad. So today we'll discuss about the ECMO therapy. So ECMO क्या है, कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है और उसके बेनिफिट क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली ECMO एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर थेरापी है. जो कंडीशन है कि सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर और सीवियर कार्डियक फेलियर कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें इक्मो मशीन रखना होता है, इक्मो थेरापी स्टार्ट करनी होती है. जैसे कि कोई कंडीशन है कि रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक फेलियर मगर वो ट्रीटेबल है या क्योरेबल है, तो उस कंडीशन में हमें इक्मो थेरापी का यूज़ करते हैं. जो भी कंडीशन में प्रोलॉन्ग कार्डियक और रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना होता है, उस कंडीशन में हम इक्मो थेरापी का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इट्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर थेरापी दैट इज़ फॉर बोथ लाइक कार्डियक फेलियर एंड द रेस्पिरेटरी फेलियर कंडीशन में हमें यूज़ करते हैं. नमस्कार, मैं डॉक्टर सुकुमार मेहता. मैं एक सीनियर कार्डियक सर्जन हूँ और शेल्बी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अहमदाबाद के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर एक्मो थेरेपी की मशीनरी और टीम और सारी सुविधाएं उपलब्ध है. जैसा कि आपको बताया गया, एक्मो थेरेपी एक किस्म का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. और लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसलिए कि आप जानते हैं कि बिना खुराक के आदमी कई दिनों तक ज़िंदा रह सकता है, बिना पानी के भी आदमी कई दिनों तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 5 मिनट ज़िंदा रहना भी मुश्किल है. और यह ऑक्सीजन बॉडी में प्रोवाइड करने का काम है फेफड़ों का. और एक बार फेफड़ों में जब ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो अपने बदन के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है हृदय, जो कि पंपिंग करके हर एक मांसपेशी और कोशों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है. तो जब ये दोनों अंग हैं वो फेल होते हैं किसी कारण से, तो जब हृदय खराब होता है तो कुछ समय के बाद उसका असर फेफड़ों पर भी पड़ता है और फेफड़े खराब होते हैं, क्योंकि हृदय और फेफड़े एकदम बाजू बाजू में आए हुए हैं और जो उनकी कार्यशैली है उसमें भी एक दूसरे के साथ काफ़ी नज़दीक से वो जुड़े हुए हैं, फेफड़े और हृदय. तो जब फेफड़े ख़राब होते हैं, उसमें कोई फेफड़ों में गंभीर समस्या आती है, तो कुछ समय के बाद अगर फेफड़े सही नहीं होते हैं तो उसका असर दिल के ऊपर भी पड़ता है. और जब दिल को नुकसान होता है और सही तरह से पंपिंग नहीं होती है तो उसका असर फेफड़ों पर भी होता है. तो इन दोनों किस्म के केसेस में जीवन बचाने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे बहुत सारे इलाज हो सकते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, इंट्रायोटिक बलून पंप. लेकिन उसके अलावा भी जब ये सब चीज़ें फेल हो जाती है तो एक्मो थेरेपी को काम में लाया जा सकता है, जिसकी मदद से काफ़ी दिनों तक दिल और फेफड़ों को सपोर्ट देके समय मिल सकता है पेशेंट को अपनी बीमारी से रिकवर होने का. अब मैं ये बताता हूँ कि रेस्पिरेटरी कंडीशन में कब इक्मो थेरापी का यूज़ कर सकते हैं. एक तो न्यूमोनिया है, जैसे कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, वायरल न्यूमोनिया है या फंगल का न्यूमोनिया है. उसके कारण क्या होता है कि लंग्स या फेफड़ों पे बहुत ख़राब असर हो जाता है और फेफड़ा अपना काम नहीं करता. तो उस टाइम पे जब फेफड़ा ऑक्सीजन नहीं ले पाता और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पाता, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को इक्मो थेरापी के टेम्पररी रख देते हैं. तो जब इन्फेक्शन रिकवर हो जाता है अपने आप, तब धीरे धीरे करके हम इक्मो मशीन निकाल देते हैं. तो जो कंडीशन है कि न्यूमोनिया है और पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा है और वेंटिलेटर पे भी पेशेंट ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर पाता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को इक्मो पे रखते हैं. दूसरा ARDS कंडीशन, वो कोई भी पेशेंट में हो सकता है कि पेशेंट कोई और बीमारी के लिए एडमिट हुआ हो और उसके फेफड़ों पे जोर आ जाए और फेफड़ों पे इन्फेक्शन लग जाए और जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम ARDS बोलते हैं. तो उसी कंडीशन में भी हमें पेशेंट को इक्मो थेरापी रखना पड़ता है जब पेशेंट वेंटिलेटर पे भी मैनेज नहीं कर पाता तब. दूसरी कंडीशन है कि लाइक लंग्स पे कई बार इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी लंग काम नहीं करता, तब हमें इक्मो थेरापी में पेशेंट को रखना पड़ता है. दूसरा, बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि जो क्योरेबल नहीं है, जैसे कि लाइक पेशेंट को सीवियर न्यूमोनिया हो गया ड्यू टू द वायरस, या फिर अभी रिसेंटली हम देखें कि कोरोना के कारण जो पेशेंट में न्यूमोनिया होता है, तो उस कंडीशन में लंग को ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है. तो जब पेशेंट वेंटिलेटर पे भी ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर सकता और हमें लंग ट्रांसप्लांट के लिए जाना है, तो जो उस बीच का जो टाइम है, उस टाइम के लिए भी हम टेम्परेरी पेशेंट को इक्मो थेरापी पे रखते हैं और पेशेंट को इक्मो थेरापी पे रख के हम टाइम बाय करते हैं. और जब
लंग मिलता है तब पेशेंट में लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो एज ए ब्रीथ थेरापी ऑल्सो वी कैन यूज़ इक्मो थेरापी फॉर द रेस्पिरेटरी कंडीशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि दिल की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें इस इक्मो सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे कॉमन दिल की बीमारी है जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में हमको ले जाती है, वो है दिल का दौरा पड़ना और हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के हर एक किस्से में इक्मो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिन लोगों को बहुत मेजर हार्ट अटैक आता है तो दिल को इतना नुकसान हो जाता है कि दिल की पंपिंग जो नॉर्मली 60 या 65% रहती है उसमें से एकदम कम होकर 15% या 10% हो जाए। तो ऐसे केसेस में दिल की पंपिंग ठीक नहीं होने की वजह से दिल और फेफड़े दोनों फेल होने लगते हैं। तो इमरजेंसी में हमारे पास और भी काफ़ी सुविधा है जिसकी मदद से ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए इक्मोथेरेपी के ऊपर उनको रखना पड़ता है। दूसरी एक ऐसी घटना है कि जिसमें इक्मो की ज़रूरत पड़ सकती है और वो है पॉइजनिंग। कभी कभी आत्महत्या के लिए कुछ लोग कुछ चीज़ें पी लेते हैं, खास करके जो खेतों में एग्रीकल्चर में यूज़ होती है एक केमिकल जिसको सेल्फोस कहते हैं। तो ऐसे पॉइज़न पीने से व्यक्ति के दिल के ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ता है और कमज़ोर हो जाता है और पंपिंग डाउन हो जाता है। तो जब तक ये पॉइजनिंग की उसका इलाज होता है और उसमें से पेशेंट को ठीक किया जा सके, उतने कुछ दिनों के लिए 5-6 दिन के लिए या एक सप्ताह भर के लिए उसका जीवन और उसका हृदय टिकाने के लिए उसको इक्मो के ऊपर रखना पड़ सकता है। इक्मो का यूज़ ऐसे केसेस में होता है कि जिनको हार्ट सर्जरी की गई है, जैसे कि बाईपास सर्जरी या वाल रिप्लेसमेंट सर्जरी, या कुछ बच्चे होते हैं जिनको जन्म से दिल की खराबियां होती है उसको रिपेयर करने की सर्जरी। तो इस प्रकार की हार्ट सर्जरीज़ के बाद बहुत ही रेयर केस में कभी कभी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है और उनको कुछ दिनों के लिए सपोर्ट करने के लिए इक्मो की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो जो ऑपरेशन किया हुआ दिल है वो धीरे धीरे रिकवर होता है, जिसके बाद में इक्मो को स्विच ऑफ किया जा सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वो लोग वेटिंग लिस्ट पे होते हैं। दिल ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसी का दिल का मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए वेट करना पड़ता है, और किसी को किसी रोड एक्सीडेंट में ब्रेन डेथ हो जाए तो उसके बाद ही उसका दिल लिया जा सकता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं जो वेट कर रहे हैं, उनकी हालत अगर एकाएक बिगड़ जाती है तो उनको ट्रांसप्लांटेशन का दिल मिलने तक एक्मो शुरू कर सकते हैं और कुछ दिनों तक उनको एक्मो पर उनकी ज़िंदगी टिका सकते हैं। और उनके अच्छे नसीब से अगर किसी का दिल मिल गया तो उस समय पर एक्मो हटा के ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। कभी कभी ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी दिल जो नया ट्रांसप्लांट करके लगाया गया है वो अगर सही तरह से काम नहीं करता है और पेशेंट की कंडीशन बहुत नाजुक हो जाती है तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी कुछ दिनों के लिए इक्मो चालू रख के इनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अब मैं बताता हूँ कि कितने टाइप के इक्मो होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के हम इक्मो रखते हैं। एक है वीवी इक्मो, उसको बोलते हैं वीनो वीनस इक्मो थेरापी, और दूसरा है वीए इक्मो, उसको बोलते हैं वीनो आर्टीरियल इक्मो थेरापी। तो जो कंडीशन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, लंग्स का प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में हम वीवी इक्मो रखते हैं, उसको वीनो वीनस इक्मो थेरापी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि 2 बड़ी कैनुला होती है, एक राइट जुगुलर वेन और एक दूसरा फीमोरल वेन में रखते हैं। तो एक जगह से हम ब्लड बाहर निकाल के पंप से द्वारा बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजनेटर होता है उसमें इक्मो मशीन में। तो वो ऑक्सीजनेटर क्या करता है कि वो जो बाहर निकाला हुआ ब्लड है उसमें ऑक्सीजन डाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, और वो जो शुद्ध ब्लड है वो वापस दूसरी वेन से बॉडी में हम वापस दाखिल कर देते हैं। तो जो भी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो वो हम बाहर निकाल देते थे ऑक्सीजनेटर के द्वारा, और जो शुद्ध ब्लड है वो वापस पेशेंट की बॉडी में वापस डाल देते हैं। तो जो लंग्स का काम होता है, जो लंग्स नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में जो वीवी इक्मो है, वीनो वीनस इक्मो थेरापी है, वो काम लंग्स का काम उस टाइम कर लेता है। इक्मो सिस्टम एक इस प्रकार की मशीन है जो कि एकदम पोर्टेबल है, मतलब पेशेंट को इक्मो तक नहीं जाना पड़ता है। क्रिटिकल पेशेंट कहीं पर भी हो, कोई भी आईसीयू में हो और कोई भी अस्पताल में हो, इक्मो मशीन को उसके बेड साइड तक लिया जा सकता है, ले जाया सकता है। और इक्मो में एक दूसरी किस्म का जो इक्मो है वो वीए इक्मो कहते हैं, जिसमें कि एक नली पेशेंट की कोई बड़ी वेन में डाल के वो वेन के ज़रिए पूरा का पूरा ब्लड निकाल के इक्मो मशीन में घुमा के वापस उसको शुद्धिकरण करके
पेशेंट की एक आर्टरी में वापस लाया जाता है और इसी की वजह से उसको वीनो आर्टेरियल इक्मो या VA इक्मो कहते हैं। और इस प्रकार की इक्मो सिस्टम कई हफ्तों तक चालू रखी जा सकती है और जनरली जिनके हार्ट और फेफड़े दोनों वीक है और ख़ास करके जिनकी हार्ट की पंपिंग काफ़ी कम है, ऐसे केसेस में VV इक्मो काम नहीं करता है, ऐसे केसेस में VA इक्मो। लेकिन मशीन वही है, सिर्फ जो नलियाँ आप डाल रहे हो वो वेन में डालते हैं या आर्टरी में डालते हैं, सिर्फ इतना सा तफावत और इतना सा फ़र्क है। जब आप इक्मो मशीन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्मो मशीन चलाने के लिए पूरी टीम की आवश्यकता है। तो उस टीम में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, कार्डियक सर्जन, पल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियक परफ्यूजनिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, अटेंडेंट स्टाफ, इवन रेडियोलॉजी स्टाफ एंड पैथोलॉजी स्टाफ का भी बहुत सारी रिकमेंडेड होती है। तो इक्मो थेरेपी ऐसी है कि वो एक अकेले डॉक्टर का काम नहीं होता है, वो पूरी टीम का काम होता है। इतने सारे जो मैंने बताए, इतने सारे पर्सन मिलके ये इक्मो थेरेपी एक पेशेंट पे हम लगा सकते हैं। और दूसरा कि इक्मो थेरेपी 1-2 दिन का काम नहीं है, जब भी लगाते हैं तो मिनिमम 7 दिन 10 दिन, कई पेशेंट में 1-2 महीना तक भी चलता है। तो इक्मो थेरेपी इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को इक्मो की ज़रूरत पड़ती है तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि एक इक्मो टीम होती है, ये एक ग्रुप होता है और टीम बहुत समय से एक दूसरे के साथ में मिलके काम करती है। तो कब क्या करना है वो सब ग्रुप के सभी मेंबर्स को भली भांति पता रहता है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट आता है तो उसमें क्विक डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देर करने से जो मल्टी ऑर्गन फेलियर में लोग जाते हैं इक्मो के अभाव में, और फिर उसके बाद में नतीजा अच्छा रिजल्ट मिलना मुश्किल है। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने से पहले सही समय पर इक्मो लगाना होता है। तो इसके लिए टीम लीडर्स जो होते हैं वो फैमिली को काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं और काउंसलिंग के बाद उनको कुछ समय के लिए सोचने का मौका दिया जाता है और उसके बाद में उनकी सम्मति अनुमति मिलने पर टीम तो पूरी असेंबल हो जाती है, वहीं पे होती है, क्योंकि सबको अलर्ट दिया गया होता है कि आपको हाजिर रहना है। तो इमीडिएटली पेशेंट की बेड साइड पर ही वो सब तैयारी हो जाती है और एक ऑपरेशन थिएटर जैसा माहौल पेशेंट की केबिन में रेडी किया जाता है और कोई बिना कट किए या ओपन किए हम इक्मो की नलियाँ पेशेंट के बॉडी में आर्टरी और वेन में डाल सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से पंचर के ज़रिए। सिर्फ एक पंचर करना होता है आर्टरी में नली डालने के लिए और दूसरा एक पंचर होता है वो वेन में नली डालने के लिए, और उसके बाद में इक्मो शुरू हो जाता है। और इक्मो जैसा मैंने पहले बताया बहुत समय तक, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक भी चालू रखा जा सकता है, जब तक पेशेंट की हमको रिकवरी मिले। समय समय पर कभी कभी 1 घंटे में, कभी कभी 2-2 घंटे में बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर और ब्लड के क्लॉटिंग का टाइम और वो सब। और इक्मो के साथ में जैसे मैंने पहले बताया, मशीन एकदम पोर्टेबल और बैटरी ऑपरेटेड भी हो सकता है। तो उसकी मदद से पेशेंट को एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर या दूसरे यूनिट में शिफ्ट किया जा सकता है। एम्बुलेंस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरे शहर तक भी ले जाया सकता है। और एयरलिफ्ट करके एरोप्लेन के ज़रिए एक शहर से दूसरे सेंटर तक भी ले जाया जा सकता है। तो ये इक्मो ऐसे क्रिटिकल इल पेशेंट जिनके हृदय और फेफड़े ख़राब हो गए हैं, उसके लिए एक बिल्कुल ब्लेसिंग और वरदान के समान है।